क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत ये में जो आपका 11वां चैप्टर है वो है आपका वायुमंडल में जल। वायुमंडल में जो जल है उसके बारे में बताया जा रहा है। वर्षा कितने प्रकार की होती है, वर्षा के क्या रूप होते हैं, वर्षा कितने तरीके से की होती है और जलवाष्प किसे कहते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बताया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है और वीडियो के माध्यम से चीज़ों को बताया गया, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा और आपका सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। और हमारे चैनल द्वारा एनसीईआरटी क्लास जो प्रोवाइड कराई जा रही है, इसलिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको एनसीईआरटी क्लास आपको लगातार मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छी से होती रहे, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। ये क्लास 11 एनसीईआरटी का 11वां चैप्टर है, वायुमंडल में जल। हमारे वायुमंडल में जो जल है वो कितने रूपों में पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, उसी के बारे में ये बताया गया है। वर्षा कितने प्रकार की होती है, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, जल चक्र किसे कहते हैं, इसी के बारे में बताया गया है। वर्षा के रूप कितने होते हैं, वर्षा के प्रकार कितने होते हैं, तो इसके बारे में हमें यहाँ डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने बीच में बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, उसको देखिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताए हैं, तो उसको आप अच्छे से देखिएगा। आपके पूरा चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे बाद में, वो आपके सारे सही हो जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे जो है लेसन की ओर। लिखा है कि आप पढ़ चुके हैं कि हवा में जलवाष्प मौजूद होती है। जलवाष्प का मतलब ये हो गया कि जो नमी होती है वो हवा में मौजूद होती है। इसमें वायुमंडल के आयतन में 0 से लेकर के 4% तक की भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। आगे लिखा है कि मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जल वायुमंडल में 3 अवस्थाओं, गैस में, द्रव और ठोस के रूप में उपस्थित होता है। हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो जल पाया जाता है, जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, गैस में भी, द्रव में भी और ठोस अवस्था में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, इसी के बारे में आगे यहाँ डिटेल में बताया गया है। लिखा है वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों से वाष्पीकरण द्वारा, ठीक है, तथा पौधों में वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। तो वायुमंडल में जो आर्द्रता जाती है वो किसके द्वारा जाती है, तो जो जलाशय होते हैं, नदियां होती हैं, झीलें होती हैं, वहां से वाष्पीकरण होता है। तो जल से वाष्पीकरण होकर के वायुमंडल में गैस के रूप में जो है जल पहुंचता है और पौधों में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, तो पौधे वाष्पोत्सर्जन करके जो है जल कहाँ पहुंचाते हैं, वायुमंडल में गैस के रूप में। इस प्रकार वायुमंडल, महासागरों और महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संग्रहण और वर्षा की प्रक्रिया द्वारा होता रहता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। तो जल चक्र किसे कहते हैं, इसके लिए पहले मैं एक वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दे रहा हूँ। इसको पहले पूरा आप देखिएगा और आपको इसी बहाने ये पूरा पता चल जाएगा कि जो है जो ये क्या कहते हैं, आपका जल चक्र कहते किसको हैं। तो जल चक्र में याद रखिएगा, वाष्पीकरण के बड़ा महत्व है, वाष्पोत्सर्जन का बड़ा महत्व है। जो वर्षा होती है उसे हम संग्रहण कहते हैं। वर्षा की प्रक्रिया कैसे होती है, तो पहले आप इस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको ये पूरा पता चल जाए कि जो है जल वाष्प मतलब कि क्या होता है और जो है क्या कहते हैं, आपका जल चक्र किसे कहते हैं। तो ये पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, इसके बाद तब हम आगे लेसन शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, क्विक आईएएस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब ने बचपन से ही बारिश के दिनों में वर्षा का आनंद लिया है। बारिश की बूंदों में भीगना तो और भी अच्छा लगता है। हजारों करोड़ों वर्षों से वर्षा हो रही है, तो इतने बड़े जल राशि को पृथ्वी अपने पास कैसे रख पाती है। अब तक तो पृथ्वी को डूब जाना चाहिए, परंतु ऐसा क्यों नहीं होता है, चलिए जानते हैं। जलचक्र क्या है। वास्तव में नदी, झील, झरना तथा समुद्र में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो जल के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है और जल वाष्पीकृत होने लगती है। हवाओं के साथ जलवाष्प ऊपर की ओर जाने लगती है। वायुमंडल में जो जल के कण उपस्थित होते हैं वह भी वाष्पीकृत होकर ऊपर की ओर जाने लगती है। पर्वतों के बर्फीली चोटियों पर शुष्क तथा कम आर्द्रता वाली वायु चलती है, इसलिए यहां कम वायुदाब वाला क्षेत्र होता है, जिससे बर्फ बिना पानी बने जलवाष्प में परिणत हो जाता है। इसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं।
पृथ्वी के अलग अलग भाग से जब जलवाष्प ऊंचाई पर पहुंचती है, तब कम तापमान के कारण वायुमंडल में जमा हुआ जलवाष्प अंततः ठंडा हो जाता है। ये वाष्प पानी और बर्फ की छोटी बूंदें बन जाते हैं, जो अंततः एक साथ आकर बादल बनाते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वाष्प संघनित होकर पानी की बूंदों में बदल जाएगी। हालांकि यह धूल या अन्य अशुद्धियों के बिना संघनित नहीं हो सकता, इसलिए जलवाष्प कण की सतह पर चिपक जाती है। जब पर्याप्त बूंदें विलीन हो जाती हैं, तो यह बादलों से निकलकर नीचे जमीन पर गिरती हैं। इस प्रक्रिया को अवक्षेपण या वर्षा कहा जाता है। विशेष रूप से ठंडे मौसम या बेहद कम हवा के दबाव में पानी की बूंदें जम जाती हैं और बर्फ या ओलों के रूप में गिरती हैं। यह जलचक्र हमेशा ऐसे ही चलते रहता है। जलचक्र के प्रभाव। जलचक्र का जलवायु पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण तापमान में वृद्धि होगी। जलचक्र के वाष्पीकरणीय शीतलन प्रभाव के बिना पृथ्वी पर तापमान में भारी वृद्धि होगी। जलचक्र अन्य जैव भू रासायनिक चक्रों का भी एक अभिन्न अंग है। जलचक्र पृथ्वी पर सभी जीवन प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। जलचक्र को स्वच्छ वायु के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए, वर्षा की प्रक्रिया के दौरान जलवाष्प को धूल के कणों से जुड़ना पड़ता है। प्रदूषित शहरों में बारिश की बूंदें धूल उठाने के अलावा बादलों से गिरते समय पानी में घुलनशील गैस और प्रदूषक भी उठाती हैं। बारिश की बूंदें बैक्टीरिया और औद्योगिक कालिख के कणों और धुएं जैसे जैविक एजेंटों को लेने के लिए भी जानी जाती हैं। इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद। अब आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा तो ये आपको पता चल गया होगा कि जल चक्र किसे कहते हैं। आगे लिखा है, हवा में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, तो जल जो हवा होती है, हवा में जो मौजूद जलवाष्प होता है उसी को क्या कहते हैं? हम आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, मात्रात्मक दृष्टि से हमें विभिन्न प्रकार के में से व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। यही क्वेश्चन आईएएस से पूछा गया था कि निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं, और वाक्य बना के पूछा गया था। तो वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक जो मात्रा होती है, जो वास्तविक मात्रा होती है उसे हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है, यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन है, मतलब उसका भार होता है, एवं इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। यहाँ जो इतनी बड़ी लाइन लिखी गई है, तो याद रखना, अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जाम में कि जो जलवाष्प होता है, जो आपका आर्द्रता होती है, आर्द्रता को हम कैसे मापते हैं, तो इसे हम ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से जल तापमान पर निर्भर होती है। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग होती है। तो जो निरपेक्ष आर्द्रता होती है, जो वास्तविक मात्रा होती है जलवाष्प की, वो अलग अलग पृथ्वी पर अलग अलग स्थान पे होती है। जैसे दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। तो जो वास्तविक है वो तो हम निरपेक्ष कह देंगे, लेकिन जो मौजूद हो, वर्तमान मौजूद हो और प्रतिशत के रूप में होती है, तो उसे हम सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है कि अगर हवा में के तापमान बढ़ जाए, अगर हवा ज़्यादा गर्म हो जाती है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, जिससे आर्द्रता की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तथा सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित होती है। यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक और महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। ये बात आपको याद रखना है। आगे लिखा है, एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरित हवा को संतृप्त कहा जाता है। मतलब कि ये हुआ कि जैसे जब हवा गर्म होती है और जब ज़्यादा जलवाष्प होता है, तो एक समय ऐसा आता है कि जलवाष्प के कारण पूरी हवा आर्द्र हो जाती है। अब उसके आगे लिमिट क्रॉस हो जाता है, तो उसे कहते हैं संतृप्त, मतलब संतुष्ट हो चुकी है हवा। अब उसके आगे आर्द्रता की कोई गुंजाइश नहीं बची है। इसका मतलब यह है कि हवा इस स्थिति में दिए गए तापमान पर और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। जो मैंने आपको बताया, अब ग्रहण करने में सक्षम नहीं है, तो उसे हम संतृप्त कहा जाता है। आगे लिखा है, हवा के दिए गए प्रतिदर्श सैंपल में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे ओसांक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं?
ओसांक कहते हैं। तो ओसांक में क्या होता है कि हवा अब यहीं से जो है आर्द्रता जो होती है वो जमने लगती है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है वाष्पीकरण और संघनन किसे कहते हैं। तो याद रखना, जब जल गैस में बदल जाता है तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं, और जब जो है जल जो है गैस से द्रव अवस्था में बदल जाता है तो उसे हम संघनन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द और दिया आगे आएगा, उद्पाटन किसे कहते हैं। तो जब ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं तो उसे हम उद्पाटन कहते हैं। ये सब फिजिक्स में भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो लिखा है वाष्पीकरण, तो लिखा है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण एवं संघनन के कारण क्रमशः घटती बढ़ती रहती है, जैसा आपने वीडियो में भी देखा है। तो वाष्पीकरण अगर ज्यादा होगा तो वायुमंडल में आर्द्रता की जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब संघनन होगा, वर्षा होगा, तो घट जाएगी। वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। आपसे यही पूछा जाएगा, मैंने आपको बताया भी, अगर पूछा जाएगा वाष्पीकरण किसे कहते हैं तो बताना है कि जल का द्रव से जो है गैस अवस्था में जो परिवर्तन होता है इसी को हम वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण का मुख्य कारण ताप होता है। अगर तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा। तो लिखा है जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू होता है उसे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा किसे कहेंगे, वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा किसे कहेंगे, तो बताना है कि जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू करता है उसे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब इसी लाइन में कितनी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे एनसीईआरटी में बताई गई हैं, और यहीं सबसे क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के अलावा किसी और किताब को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अच्छे से दे रखा है। आगे दिया है, दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित, ठीक है, दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने और धारण करने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। मतलब कि अगर तापमान में ज्यादा वृद्धि होगी तो जल को अवशोषित करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसी प्रकार यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने और धारण करने की क्षमता होती है। हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। इस प्रकार हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही अधिक तीव्र होगा। याद रखना, अगर हवा जितनी तीव्र होगी, जितनी तेज हवा चलेगी, उतना ही वाष्पीकरण क्या होगा, अधिक होगा। आगे लिखा है कि जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। याद रखना, जल जो है अगर गैस से द्रव अवस्था में बदल रहा है तो उसी को हम संघनन कहते हैं। तो वर्षा को संघनन भी कहा जाता है, यह भी याद रखना। लिखा है ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण होता है। जैसा आपने उस वीडियो में यहाँ पे देखा है, जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जलवाष्प को धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाता है, और जब वह सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे हम उद्पाटन कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया, तो उद्पाटन क्या होता है, जब गैस सीधे ठोस में बदल जाए तो उसे हम उद्पाटन कहते हैं। जैसे बर्फ, जब अगर ठोस अवस्था में है तो ठोस अवस्था में बर्फ हो जाती है, लेकिन अगर द्रव अवस्था में, वो गैस अवस्था में आपका वाष्पीकरण है, और जब बादल बनता है तो बादल में जब वर्षा कभी कभी होती है तो अचानक वो बर्फ के टुकड़े जो गिरते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उद्पाटन कहते हैं। तो लिखा है स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है। तब इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्रक कहा जाता है। खासकर धूल, धुआं तथा महासागरों के नमक के कण अच्छे केंद्रक होते हैं। तो याद रखना, जो धूल कण होते हैं वो धूल कणों पर ही जाके जलवाष्प जो है टिक जाते हैं। जब टिक जाते हैं तभी जाकर के जो है बादलों का निर्माण होता है, और तभी जो है वर्षा होती है। जैसा आपने वीडियो में देखा होगा, वीडियो में उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि कैसे संघनन होता है, कैसे बादल बनते हैं। उस वीडियो को आप जाके दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है क्योंकि वे पानी को अवशोषित करते हैं, और संघनन उस अवस्था में भी होता है जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तुओं, ठीक है, कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है, तथा यह उस समय भी हो सकता है जब तापमान ओसांक के नजदीक हो, मतलब कि 0 डिग्री के आसपास हो। इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा और हवा की अपेक्षा आर्द्रता पर निर्भर होती है। संघनन सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होती है। संघनन हवा के आयतन, ताप और दाब आर्द्रता से प्रभावित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। जो संघनन हवा होती है वो आयतन, ताप और दाब और आर्द्रता से जरूर प्रभावित होती है, तभी संघनन कभी होता है तो कभी नहीं होता है। आगे लिखा है संघनन तब होता है जब, अब यहाँ देखो इंपॉर्टेंट बताया गया है, संघनन तब होता है, मतलब संघनन तब होता है जब, 3 बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई।
पहला क्या लिखा है, वायु का आयतन नियत हो और तापमान ओसांक तक गिर जाए। ओसांक मतलब 0 डिग्री तक गिर जाए तब संघनन होगा। दूसरा, वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए तब संघनन होगा। और वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जल वाष्प प्रविष्ट हो जाए तब संघनन होगा, तभी वर्षा होती है। यही 3 रूपों के कारण वर्षा होती है। अब यही क्वेश्चन आपको वाक्य बना करके एग्जाम में दे देगा, तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे क्योंकि हम एनसीईआरटी ठीक से पढ़ते नहीं हैं। लिखा है, फिर भी हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था है। ठीक है, याद रखना, हवा के तापमान में अगर कमी हो रही है तो संघनन तेजी से क्या होगा और वर्षा होने लगेगी। आगे लिखा है, संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प या आर्द्रता निम्नलिखित में से एक रूप में परिवर्तित हो जाती है। ओसांक, कोहरा, तुषार और बादल के रूप में। स्थिति और तापमान के आधार पर संघनन के प्रकारों को वर्गीकृत किया जा सकता है। संघनन तब होता है जब ओसांक जमाव बिंदु से नीचे होता है, तथा तब भी संभव है कि जब ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर होता हो। अब यहाँ पे बताया गया है कि ओस किसे कहते हैं, कोहरा किसे कहते हैं, तुषार किसे कहते हैं और बादल किसे कहते हैं, बादल कैसे बनते हैं, तो इसके बारे में यहाँ डिटेल में बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओस किसे कहते हैं। जो हमारे यहाँ ओस पड़ती है, आप देख सकते हैं कि जो घास होती है, घास के जो मैदान होते हैं वहाँ पे देखेंगे तो आप उस पे ओस पड़ी रहती है। ठीक है, तो वो ओस कहाँ से आई, और सुबह सुबह ही ओस होती है। और जब सूर्य की किरणें, जैसे मान लीजिए ये घास का मैदान है, अब यहाँ पर अगर ओस पड़ी हुई है, जब सूर्य की रोशनी आती है तो सारी ओस क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ओस की बूंदे हैं उनका वाष्पीकरण हो जाता है, और वाष्पीकरण होने के कारण वो सब समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो सूर्य की किरणें के होने की ऊष्मा होने से जो घास के मैदान पे या पत्तियों पर जो ओस जमा होती है वो अचानक क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो लिखा हुआ है आगे, तो ओस किसे कहते हैं आपको पता चल गया। आप इस मैप पे भी देख सकते हैं ओस किसे कहा गया है। तो लिखा है, जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित न होकर के ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास और पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदे के रूप में जमा होती है, तब उसे हम ओस के नाम से जाना जाता है। इसके बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था साफ आकाश होना चाहिए। अगर याद रखना, अगर साफ आकाश नहीं है, अगर आकाश में बादल है, जिस दिन आकाश में बादल होगा उस दिन ओस नहीं पड़ेगी। आप चाहे कभी इस चीज को अनुभव करके व्यवहार में देख लीजिएगा। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि जब जो आर्द्रता हवा है जब नीचे उतरती है तो बादल उसको रोक लेता है। याद रखना, कभी भी अगर ओस पड़ेगी तो ओस कभी तब पड़ेगी जब साफ आकाश होगा तभी, और हवा शांत होनी चाहिए। अगर हवा बहुत, रात में कभी देखिएगा अगर हवा बहुत तेज चलती है तो वहां पर याद रखिएगा कभी भी जो है ओस नहीं पड़ेगी। उच्च सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए ये भी, और ठंडी और लंबी रातें होनी चाहिए। अगर ठंडी और लंबी रातें होती हैं तभी ओस ज़्यादा पड़ती है। तो देखो, गर्मी की जो रातें होती है वो छोटी होती है तो ओस उसमें कम पड़ती है, लेकिन जो ठंडी की रातें होती है देखो उसमें ओस ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि लंबी रातें होती हैं। तो ठंडी रातें हों और लंबी रातें होती है तो ओस ज़्यादा पड़ती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ओस पड़ने के क्या कंडीशन होते हैं, तो आपको यही कंडीशन आपको ये बताना होगा कि यही सारे कंडीशन होते हैं। अब आपसे इसी चीज़ को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लिखा है साफ आकाश, शांत हवा होनी चाहिए, उच्च सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए, और ठंडी और लंबी रातें होगी तभी ओस पड़ेगी, नहीं तो ओस नहीं पड़ेगी। आगे लिखा है, ओस के बनने के लिए यह आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर हो। ओसांक मतलब होता है 0 डिग्री के, तापमान 0 डिग्री के अगर ऊपर होगा तभी ओस बनेगी, नहीं तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो पाला हो जाता है, मतलब कि छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में बदल जाएगा। तो ओस ही बर्फ के टुकड़ों में बदल जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। आगे उसी को बारे में बताया गया है, तुषार, उसी को हम तुषार भी कहते हैं। ठीक है, किसको? पाला को कहते हैं, तभी आगे बताएगा। ठीक है, तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना कि ओस बनने की क्या अवस्था होती है, और ओस बनने के लिए आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर हो। जमाव बिंदु मतलब होता है कि 0 डिग्री से ऊपर हो। आगे लिखा है तुषार किसे कहते हैं, तो लिखा है तुषार ठंडी सतहों पर बनता है जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे 0 सेंटीग्रेड से चले जाने पर होता है। मतलब जो ओस होती है, अगर तापमान 0 डिग्री के नीचे चला जाता है तो ओस जो है तुषार में बदल जाएगी, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगा। आप इस मैप पे देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि कैसे जो है ओस जो है पाला में बदल जाता है। तो वो पत्तियों पे आप देखेंगे तो बिल्कुल बर्फ की चादर जैसी जमा हो जाती है। आगे लिखा है, अर्थात ओसांक जमाव बिंदु पर या उसके नीचे होता है। अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों को बजाय
छोटे छोटे बर्फ के रवों के रूप में जमा होती है। तो रवा के रूप में छोटे छोटे टुकड़े हो जाते, ओस ही क्या हो जाती है, तुषार में बदल जाती है जब तापमान 0 डिग्री के नीचे हो जाता है। आगे लिखा है उजले तुषार के बनने की सबसे उपयुक्त अवस्था ओस के बनने की अवस्थाओं के समान होती है। जैसे ओस बनती है वैसे ही तुषार के लिए भी वही अवस्था है जो मैंने आपको ऊपर बताया है। केवल हवा का तापमान जमाव बिंदु पर या उससे नीचे होना चाहिए, मतलब कि तापमान 0 डिग्री के नीचे होना चाहिए, तभी ओस बनेगी, मतलब तुषार बनेगा, तभी जिसे हम पाला कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ लिखा हुआ है कोहरा और कुहासा किसे कहते हैं। तो कोहरा कुहासा कैसे बनते पहले आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यह स्थल है, ठीक है, तो जब जो है ओस यहाँ पे मान लो पड़ गई है, ठीक है, ओस पड़ जाती है जब, तो ओस वाष्पीकृत होती है, ठीक है, और जो धूलकण होते हैं इन्हीं धूलकणों पर जाके ओस इकट्ठा हो जाती है, और जब इकट्ठा हो जाती है ओस तो ये क्या करते हैं, ये कोहरे के रूप में दिखाई देते हैं। तो कोहरा ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो लिखा है जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई वायु संहति अचानक नीचे की ओर गिरती है तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर की संघनन की प्रक्रिया होती है। इसलिए कोहरा एक बादल है जिसका आधार सतह या सतह के बहुत नजदीक होता है। तो कोहरा क्या होता है, एक बादल का रूप होता है, बस क्या होता है वो सतह के नजदीक हो जाता है। कोहरा तथा कुहासा के कारण दृश्यता कम से शून्य तक हो जाती है, मतलब दृश्यता मतलब क्या होगा, दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा घने जमा हो जाते हैं, जैसा आजकल आप लोग अपने गांव में देख रहे होंगे। लिखा है नगरीय और औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण केंद्रकों की मात्रा में भी जो है अधिकता होती है। कभी कभी औद्योगिक क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में धुआं बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उससे भी कुहासा जमा हो जाता है। जैसे दिल्ली में जो कोहरे और कुहासे बनने की में मदद करते, धूल कण के लिए रूप में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति को जिसमें कोहरा और धुआं सम्मिलित रूप से बनते हैं उन्हें हम ध्रुव कोहरा कहते हैं। तो कोहरा भी हो और धुआं भी हो जब मिल जाता है तो उसे हम ध्रुव कोहरा कहते हैं। जैसे दिल्ली में समस्या ज्यादा होती है। कुहासे और कोहरे में केवल इतना अंतर होता है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है। बस इतना एक अंतर होता है कि कुहासा में कोहरे की अपेक्षा नमी क्या होती है, अधिक होती है, और कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है। ठीक है, जो पहाड़ होते हैं उन पहाड़ों पर कुहासा क्या होता है, अधिक पाया जाता है, जबकि जो है मैदानों में कोहरा पाया जाता है। ये बात याद रखना। तो मैदानों में कोहरा और पर्वतों पर कुहासा पाया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, क्योंकि ऊपर उड़ती हुई हवा जो है गर्म हवा ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आती है। कोहरे कुहासे की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म होते हैं, मतलब कि उसमें वो आर्द्रता कम होती है, तथा जहां गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आती है वहां ये प्रबल होते हैं। कोहरे जो होते हैं वो छोटे बादल होते हैं जिसमें धूलकण, धुएं के कण और नमक के कण होते हैं। ध्यान रखना, कोहरा और बादल दोनों लगभग एक ही चीज होता है, बस अंतर क्या होता है कि वो सतह के नीचे होता है, वो सतह के ऊपर होता है, वायुमंडल में होता है। और दोनों को बनने के लिए धूलकण बहुत जरूरी है। और धूलकण कहाँ से आते हैं, चाहे वो धुएं के कण हो, चाहे धूलकण हो, चाहे नमक के कण हो, ये सब धूलकण का कार्य वायुमंडल में करते, जैसा आपने वीडियो में देखा है। आगे लिखा है केंद्रकों के चारों ओर संघनन की क्रिया होती है। तो केंद्रकों के चारों ओर संघनन की क्रिया होती है जिससे बादल का निर्माण होता है, कोयले का भी निर्माण होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट बात इसमें बताई गई जिसको आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बताई जा रही हैं। आगे लिखा है बादल। बादल किसे कहते हैं, याद रखना। आप उस वीडियो में देखे होंगे जलवाष्प में, जो जल चक्र का वीडियो था उसमें बादल बनने की प्रक्रिया को बताया गया है, उसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो उसमें दिया है कि धूल कणों पर जाके वाष्पीकरण के दर जो जलवाष्प होता है वो जमा हो जाता है और वही बादल का रूप ले लेता है। तो लिखा है बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की संहति होता है। ठीक है, मतलब उनका एक बड़ा क्षेत्र होता है जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। चूंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है इसलिए ये विभिन्न आकारों के होते हैं। तो बादल कई आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व और पारदर्शिता और अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। तो बादल 4 प्रकार के पाए जाते हैं ऊंचाई के अनुसार। पहला है पश्चाभ मेघ, दूसरा है कपासी मेघ, तीसरा है स्तरीय मेघ और चौथा है वर्षा मेघ। ये 4 प्रकार के बादल पाए जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखना। पहला है पश्चाभ मेघ कहाँ पाए जाते हैं। तो पश्चाभ मेघ जो होते हैं, पश्चाभ मेघों का निर्माण 8000 से लेकर 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। तो सबसे ऊपर कौन सा बादल होता है,
पश्चाव मेघ होता है। ये पतले और बिखरे हुए बादल होते हैं। आप इस मैप पे देख सकते हैं कि ये पतले और बिखरे हुए बादल होते हैं। वायुमंडल में बहुत दूर दूर तक छोटे छोटे पाए जाते हैं, जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। ठीक है, पश्चाव मेघ कैसे होते हैं? सफेद रंग के होते हैं, टुकड़ों में पाए जाते हैं और 8,000 से लेकर 12,000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। सबसे ऊपर यही पाए जाते हैं। उसके नीचे कौन से पाए जाते हैं? तो उसके नीचे कपासी मेघ पाए जाते हैं। तो लिखा है कपासी मेघ रुई के समान होते हैं। रुई जो है कपास का बनता है, तो बिल्कुल ये सफेद कलर के देखते हैं, तो इन्हें कपासी मेघ कहा जाता है। तो आप ये मैप पे देख सकते हैं। ये प्रायः जो है 4,000 से लेकर के 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ठीक है, तो उसके नीचे कपासी होते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। ये चपटे आकार वाले होते हैं, जैसा आप मैप पे देख रहे हैं कि चपटे आकार वाले होते हैं। आगे इसके बाद तीसरा होता है अस्तरी मेघ। अस्तरी मेघ कहाँ पाए जाते हैं? तो लिखा है जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि ये परतदार बादल होते हैं। ये कैसे बादल होते हैं? ये परतदार बादल होते हैं, जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैलते रहते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रण होने से बनते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि कहीं कहीं पर तापमान जब कहीं ज्यादा हो जाता है तो छोटे छोटे बादल जो बनते हैं उन्हीं को यह कहा गया है। आप यह मैप देख सकते हैं। ये जो है मैप पे दिखाया गया है कि बादल कैसे बनते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इन्हीं बादलों को दिखाया गया है और मैंने खुद मैप पे यहाँ दिखाया कि स्तरीय बादल किसे कहते हैं। सबको मैं अलग अलग आपको बता दिया हूँ। आगे है यहाँ पर वर्षा मेघ किसे कहते हैं? तो वर्षा मेघ काले तथा गहरे सिलेटी रंग के होते हैं। तो वर्षा मेघ ही जो वर्षा कराते हैं, ये मध्य स्तरों या पृथ्वी के सतह के काफी नजदीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं, मतलब इनसे सूर्य किरणें बाहर नहीं निकल पाती हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति भिन्न संहति होते हैं। ये 4 मूल रूपों के बादल मिलकर के निम्नलिखित रूपों के बादलों का निर्माण करते हैं। तो सब ऊंचे बादल पछाव स्तरीय, पछाव कपासी, मध्य ऊंचाई के बादल कौन कौन से होते हैं? स्तरीय, मध्य और कपासी मध्य, और कम ऊंचाई के बादल होते हैं स्तरीय, कपासी, स्तरीय वो जो है वर्षा मेघ और कपासी वर्षा मेघ। तो इन बादलों के जो है अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे ऊंचे कौन बादल हैं, सबसे नीचे कौन बादल होते हैं, किससे वर्षा होती है, तो इसको हमें याद रखना है। अब आते हैं वर्षण किसे कहते हैं। तो वर्षा को वह वर्षण भी कहा जाता है, इसको हम वृष्टि भी कहते हैं। तो वर्षा को वृष्टि भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। तो वृष्टि मतलब वर्षा किसे कहते हैं? तो जब गैस का द्रव अवस्था में बदल जाना संघनन कहलाता है, उसी को हम वर्षण भी कहते हैं। तो लिखा है स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की क्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है। जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है, तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। कौन? वर्षा। इसीलिए जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। तो जब याद रखना, जो बादल होता है जब उनमें संघनन की क्रिया शुरू होती है तो नमी जैसे मुक्त हो जाएगी, जैसे इस पर तापमान कम हो जाएगा वैसे वर्षा क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। जैसा उस वीडियो में दिखाया गया था, आपको वहां पे बताया गया था। तो वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखना। ठीक है, आगे लिखा है या द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। द्रव अवस्था में वर्षा के रूप में और ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहते हैं। जब तापमान 0 सेंटीग्रेड से कम होता है तो वर्षण हिमतुलों के रूप में होता है, मतलब उसे हिमपात कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है यहाँ पे, मतलब कि जब पानी के रूप में वर्षा होती है तो उसे वर्षण होता है तो उसे वर्षा कहते हैं, और जब तापमान नीचे गिर जाए 0 सेंटीग्रेड से तो उसे हम हिमपात कहते हैं, क्योंकि वो बर्फ के रूप में गिरता है। आगे लिखा है यहाँ पे जो है तब वर्षण हिमतुलों के रूप में होता है, इसे हिमपात कहते हैं। नमी जो है षटकोणीय रवों के रूप में विमुक्त होती है। ये रवे हिमतुलों का निर्माण करते हैं, मतलब बर्फ का निर्माण करते हैं। वर्षा तथा हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार साहिम वृष्टि या जो है कारकापात होती है, जबकि कारकापात काफी सीमित मात्रा में होता है और समय तथा क्षेत्र की दृष्टि से यदा कदा ही होता है। मतलब कि जो ओलावृष्टि होती है उसके बारे में ये बताया जा रहा है। आगे लिखा है साहिम वृष्टि जमी हुई बर्फ की बूंदें होती हैं, जो पिघली हुई बर्फ के पानी की जमा हुई बूंदें होती हैं। ठीक है, जमाव बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नजदीक आधे जमे हुए परत पर गिरती है तब साहिम वृष्टि होती है। वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती हैं और नीचे
की ओर ठंडी हवा से मिलती हैं, इसके परिणाम स्वरूप ठोस हो जाती हैं तथा सतह पर वर्षा की बूंदें से भी वो छोटे आकार में बर्फ के रूप में गिरती हैं। तो जो छोटे छोटे बर्फ टुकड़ों में गिरते हैं उन्हीं के बारे में बताया गया, उसी को हम साहिम वृष्टि कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिसे हम ओला पत्थर कहा जाता है, जिसे हम ओला वृष्टि कहते हैं, उसी को बताया गया है। ओला वृष्टि कब होती है? जब हमारे यहाँ तापमान शीतकाल में होता है, जब तापमान कम होता है तब। लिखा है ये वर्षा के जल से बनती हैं जो ठंडी परतों से होकर गुजरती हैं। ये ओला पत्थर एक के ऊपर एक बर्फ की कई सकेंद्रीय परतों वाले होते हैं। ठीक है, तो ये जो है लगातार जो बर्फ के साथ जो वर्षा के साथ जल बर्फ गिरती है उसी को हम ओला वृष्टि कहते हैं। तो इसी सबको यहाँ पे चीजों को अच्छे से बताया गया है। अब आते हैं वर्षा के प्रकार। अभी तक हम वर्षा के रूप को देखे थे, तो वर्षा के रूप कौन कौन से हैं? तो वर्षा के रूप तुषार होता है, ओलावृष्टि होती है, वर्षा के रूप में बर्फ गिरना होता है, जल के रूप में होता है, वो सब वर्षा के रूप होते हैं। अब वर्षा के प्रकार क्या होता है? तो वर्षा के 3 प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है, जो है संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। तो 3 प्रकार की वर्षा ही हमारे पृथ्वी पर होती है। तो इस तीनों वर्षा को समझने के लिए पहले हम वीडियो देखेंगे। ये पूरा वीडियो देखेगा, इसमें वर्षा के प्रकार को बताया गया कि वर्षा कितने प्रकार की होती है। पूरा वीडियो जब देख लेंगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको पूरा चैप्टर अच्छे से याद हो जाएगा। तो पहले आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे वर्षा के प्रकार के बारे में। बारिश 3 प्रकार से होती है, जिसको हम अलग अलग करके जानेंगे। पहला, संवहनीय वर्षा, जिसको अंग्रेजी में कन्वेक्शनल रेन कहते हैं। दूसरा, पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेन। तथा तीसरा, चक्रवातीय वर्षा, साइक्लोनिक रेन। आइए हम संवहनीय वर्षा के बारे में जानते हैं। जब सूर्य की गर्मी धरती पर पड़ती है तो स्थलीय भाग और जलीय भाग दोनों गर्म हो जाती है। याद रखें कि स्थल भाग में सिलिका की उपस्थिति होने के कारण स्थलीय भाग जलीय भाग से जल्दी गर्म या ठंडा होती है। जब धरातल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके संपर्क में आने वाली पवनें गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण करती है। इन धाराओं के ऊपर जाने के बाद क्षोभ मंडल में इन्हें ठंडक मिलती है, जिसके कारण आर्द्र पवनें शीतलता को प्राप्त होकर संघनित होने लगती है। संघनन होने से काले कपासी बादलों का निर्माण होता है, जिसके कारण घनघोर वर्षा होने लगती है। ऐसी वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। संवहनीय वर्षा ज्यादातर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच होती है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थलमंडल कम है और उत्तरी गोलार्ध में स्थलमंडल अधिक है। जल की अपेक्षा स्थलमंडल के जल्दी गर्म होने से दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक वर्षा होती है। विषुवतीय प्रदेश सबसे ज्यादा गर्म होती है, इसलिए इस क्षेत्र में संवहनीय वर्षा सबसे अधिक होती है। 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को डोल्ड्रम या शांति पेटी का क्षेत्र कहते हैं। यहां उच्च तापमान एवं आर्द्रता के कारण दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक कपासी वर्षा बादल आकाश में छा जाते हैं। कुछ क्षणों की मूसलाधार वर्षा के बाद 4 बजे शाम तक वर्षा रुक जाती है। विषुवतीय प्रदेश में नियमित रूप से प्रतिदिन होता है, परंतु मरुस्थलीय प्रदेश में अनियमित रूप से वर्षा होती है। क्या आपने कभी यह नोटिस किया कि जिस दिन प्रातः या दोपहर अधिक गर्मी पड़ती है, उस दिन शाम तक बारिश हो जाती है? यह संवहनीय वर्षा का ही परिणाम है। आगे जो दूसरी प्रकार का वर्षा है, उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ओरोग्राफिक रेन कहते हैं। जब झील, नदी या समुद्र में सूर्य की ऊष्मा पड़ती है तो जल वाष्पीकृत होकर ऊपर को उठती है तथा संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है। जब यह बादल चलता है तो मार्ग में पर्वत आदि अवरोधक सतह के टकराव से ऊपर उठने लगता है। ऊंचाई में ठंडक मिलने पर बादलों में उपस्थित जलवाष्प पुनः पानी बनने लगते हैं। पानी के छोटे छोटे बूंदें आपस में मिलकर बड़ी बूंदों का निर्माण कर लेती है। ज्यादा ठंडक के कारण यह बूंदें बर्फ के क्रिस्टल बना लेती हैं। बड़ी बूंदें और बर्फ के क्रिस्टल में घनत्व अधिक होने से भारी होकर यह नीचे गिरने लगती है, जिसे हम वर्षा कहते हैं।
बर्फ के क्रिस्टल जब नीचे गिरती है तो रास्ते में ही थोड़ी गर्मी मिलने पर पानी बन जाते हैं। ऐसा कभी कभी ना होने पर हिमवृष्टि भी हो जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वर्षा की मात्रा में भी कमी आती है। पर्वत का जो ढाल पवनों के सामने होता है वहां अधिक वर्षा होती है। इस ढाल को हम पवनाभिमुख ढाल, अंग्रेजी में विंडवार्ड स्लोप कहते हैं। परंतु जैसे ही पवनें पर्वत की दूसरी ढाल से नीचे उतरने लगती है तो तापमान में वृद्धि के कारण ये हवाएं गर्म और शुष्क होने लगती हैं, जिसके कारण पहले की अपेक्षा आर्द्रता में कमी आ जाती है और दूसरी ढाल की ओर वर्षा की मात्रा अत्यधिक कम हो जाती है। इसे पवनाभिमुख ढाल कहते हैं, अंग्रेजी में लीवार्ड स्लोप या वृष्टि छाया क्षेत्र, अंग्रेजी में रेन शैडो एरिया कहते हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर में वर्षा की मात्रा 600 सेंटीमीटर है, तो वहीं कुछ ही किलोमीटर दूर पुणे में 70 सेंटीमीटर की बारिश होती है। भारत में पर्वतों का बड़ा महत्व है। यदि ये पहाड़ ना हो तो मानसून बिना बारिश किए ही लौट जाती और किसान की फसल बर्बाद हो जाती तथा देश में अन्न की भारी समस्या उत्पन्न हो जाती। इसलिए भारत में पर्वतों की पूजा की जाती है। बारिश कराने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण भी गोवर्धन पर्वत के पास जाकर वार्षिक वर्षा यज्ञ किया था। अब हम चक्रवातीय वर्षा के बारे में जानते हैं, परंतु इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि चक्रवात होती क्या है। साधारण शब्दों में कहें तो चक्रवात एक प्रकार का समुद्री तूफान है जो समुद्र में वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण आती है। यदि हम चक्रवात के शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो चक्र का अर्थ एक केंद्र बिंदु पर चारों ओर घूमना, जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो एक केंद्र के सहारे घूम रही है। अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में या वाहनों के पहिया आदि को देखकर चक्र का अंदाजा लगा सकते हैं। और वात का मतलब वायु होता है, तो वायु केंद्र के सहारे चारों ओर घूमती है तो उसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात दो प्रकार का होता है, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। पहले हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात की चर्चा करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंद सागर, खाड़ी, गल्फ आदि में उत्पन्न होते हैं। सागर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। जब सूर्य की रोशनी समुद्र में पड़ती है तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। परिणामतः वहां निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। केंद्र के बाहर चारों ओर उच्च दाब का केंद्र होता है। हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। इसलिए निम्न दाब को भरने के लिए हवाएं बाहर से केंद्र की ओर बड़ी तीव्रता से प्रवेश करने लगती है। केंद्र में अधिक तापमान के कारण हवाएं ऊपर को उठती रहती हैं। परिणाम स्वरूप ऊपरी वायुमंडल में अधिक आर्द्रता और जलवाष्प के कारण ऊपर उच्च दाब का केंद्र बन जाता है। ऐसा बार बार होने से एक साइकिल का निर्माण हो जाता है जिसे हम साइक्लोन या चक्रवात कहते हैं। कोरियोलिस बल क्या है? कोरियोलिस बल एक प्रकार का आभासी बल है जो हमेशा गतिमान वस्तु पर लगती है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में कोई भी गतिमान वस्तु अपने दाएं ओर विक्षेपित हो जाती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी गतिमान वस्तु अपने बाएं ओर विक्षेपित हो जाती है। कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं बाहर से केंद्र की ओर सीधा न जाकर अपने दाएं मुड़कर केंद्र तक पहुंचती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी के सुई की दिशा के विपरीत होती है। लेकिन वहीं दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाहर से केंद्र की ओर बाएं मुड़कर पहुंचती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। जब निम्न दाब केंद्र से हवाएं ऊपर की ओर उठती है तो 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर बाहर की ओर गमन करने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा पेटियां विकृत हो जाती है, जिनसे तीव्र मूसलाधार बारिश होती है। इसे ही चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। जब चक्रवात तीव्र वेग से स्थलीय भाग में प्रवेश करता है तो जल का संबंध छूटने से धीरे धीरे केंद्रीय निम्न वायुदाब समाप्त हो जाता है और पवनों का वेग मंद पड़ जाता है। इसी के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवात की समाप्ति हो जाती है। अब हम जानेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में कैसे वर्षा होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 35 डिग्री अक्षांश से 65 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में आते हैं।
जब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ध्रुवीय प्रदेश से ठंडी और शुष्क वायु तथा उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश से गर्म और आर्द्र वायु आपस में मिलना चाहते हैं तो विपरीत स्वभाव के कारण मिल नहीं पाते हैं, तो उनके मध्य एक संक्रमण क्षेत्र का निर्माण हो जाता है जिसे हम वाताग्र कहते हैं। परंतु जब शीतवायु राशि वाताग्र के सहारे बलात् गर्म वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है तो शीत वाताग्र का जन्म हो जाता है। शीत वाताग्र गर्म वायु को ऊपर उठा देती है, जिसके कारण गर्म वायु संघनित होकर क्यूम्युलोनिम्बस बादल का निर्माण करती है, जिससे बिजली कड़क के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा अधिक होती है लेकिन उसका क्षेत्र कम होता है। यह हमेशा पश्चिम दिशा की ओर होती है। वहीं दूसरी ओर जब गर्म वायु राशि वाताग्र के सहारे शीत वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है तो उष्ण वाताग्र का जन्म होता है। उष्ण वाताग्र की ढाल अत्यंत मंद होने से ऊपर उठती गर्म वायु राशि विस्तृत क्षेत्र में फैलकर बादलों का निर्माण कर लेती है। परिणाम स्वरूप 5 से 10 दिन तक बारिश होती है। वर्षा की मात्रा कम होती है परंतु बड़े क्षेत्र में फुहारे जैसी वर्षा होती है। यह हमेशा पूर्व दिशा में होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात वर्ष भर उत्पन्न होते रहते हैं। शीतकाल में इस चक्रवात की संख्या एवं तीव्रता दोनों में वृद्धि होती है। इस चक्रवात में पवन की सामान्य गति औसतन 32 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, परंतु शीत ऋतु में इसकी गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है। यह चक्रवात अत्यंत विशाल होते हैं तथा इनका क्षेत्रफल 10,000 से 1,00,000 वर्ग किलोमीटर तक हो सकती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम से पूरब दिशा की ओर गमन करती है। जब उष्ण वायु राशि का संबंध अपने उद्गम क्षेत्र से पूर्णतः समाप्त हो जाता है, जिसके कारण वाताग्र का अंत हो जाता है, इसी के साथ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का भी अंत हो जाता है। तो आज हमने जाना उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तथा शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात के बारे में तथा उससे वर्षा कैसे होती है हमने यह भी जाना। और इससे जुड़ी आप क्या जानना चाहते हैं कमेंट में लिखकर हमें बताइए तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद। तो आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया होगा। अब आपको पता चल गया होगा कि संवहनीय वर्षा किसे कहते हैं, पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं, चक्रवातीय वर्षा किसे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो संवहनीय वर्षा होती है जिसे वीडियो में बताया गया होगा कि केवल विषुवत रेखा के आसपास ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ तापमान ज़्यादा होता है। तो जब तापमान ज़्यादा होता है तो वहाँ वाष्पीकरण होगा और वहीं बादल बन के जब वहीं वर्षा होती है तो ऐसी वर्षा को हम क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा कहते हैं। जैसा वो आपको वीडियो में बताया गया होगा, बिल्कुल डिटेल में बताया गया होगा। लिखा है हवा बर्फ जो है, हवा जब गर्म हो जाने पर हल्की होकर के संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उड़ती है। वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद वह फैलती है तथा तापमान के कम होने से ठंडी होती है। परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है और कपासी मेघों का निर्माण होता है। गरज और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, जैसे वीडियो में बताया गया है। ठीक है, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं होती रहती है, मतलब बहुत कम समय अधिक वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में या दिन के गर्म समय में प्रायः होती है। यह विषुवतीय क्षेत्र और खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में ज्यादा होती है। तो विषुवतीय रेखा के क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होती है और उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में इस तरह की वर्षा ज्यादा होती है। कौन सी? तो संवहनीय वर्षा। अब इसी चीज को वीडियो में अच्छे से बताया गया, आपने पूरा देखा होगा। आगे लिखा है पर्वतीय वर्षा। जब संतृप्त वायु की संहति पर्वतीय ढाल पर आती है, मतलब जब आपको वीडियो देखा होगा कि पर्वत होगा तो पर्वत के दो चीजें होती है। एक होता है पर्वत का पवनाभिमुख ढाल, जैसा वीडियो में बताया गया होगा। एक पवनाभिमुख ढाल होगा तो यहाँ वर्षा ज्यादा होगी, क्योंकि बादल पर्वत से टकराएगा तो यहाँ वर्षा ज्यादा कर देगा, जैसा वीडियो में बताया गया है। तो लिखा है तब यह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है और तथा जैसे ही यह ऊपर की ओर उठती है या फैलती है, तापमान की गिर जाता है और आर्द्रता संघनित हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण है कि पर्वताभिमुख ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होती है, जैसा आपको वीडियो में बताया गया है। ठीक है, आगे लिखा है इस भाग में वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरे ढाल पर पहुंचती है और नीचे की ओर उतरती हैं तथा इनका तापमान बढ़ जाता है। तब इनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार प्रतिपवन ढाल सूखे और वर्षा विहीन हो जाते हैं। तो जो दूसरा वाला भाग है पर्वत के, दूसरा वाला जो क्षेत्र है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। आगे लिखा हुआ है
जो है इसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। या पर्वतीय वर्षा या स्थलकृत वर्षा के रूप में भी जाना जाता है। इसको पर्वतीय वर्षा को स्थलकृत वर्षा भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा है आपका जो है चक्रवातीय वर्षा, या जो है इसको हम क्या कहते हैं, फ्रंटल वर्षा कहते हैं। तो लिखा है, आप पहले इस पुस्तक के 10वें अध्याय में मतलब पढ़ चुके हैं कि जो है ये चक्रवातीय वर्षा कैसे होती है। आपको वीडियो पूरा देख के आपको पूरा पता भी चल गया है कि चक्रवात आने से जो वर्षा होती है उसी को हम चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है संसार में वर्षा का वितरण। हमारे संसार में वर्षा सबसे अधिक कहाँ होती है, सबसे कम कहाँ होती है, उसी के बारे में बता रहा है। तो लिखा है, एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है तथा यह अलग अलग मौसमों में भी होती है। सामान्य तौर पर जब हम जो है विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये बात याद रखना। जैसे मान लो पृथ्वी है, तो ये विषुवत रेखा है और ये पोल पर है, तो यहाँ पे तापमान ज्यादा होता है, तो यहाँ संवहनीय वर्षा ज्यादा होगी विषुवत रेखा पर, तो यहाँ वर्षा ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम पोल की ओर जाएंगे वैसे वर्षा की मात्रा में कमी होगी। अब इसी को सेंटेंस बना करके आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो लिखा है, सामान्य तौर पर जब हम विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। तो याद रखना, जो आपका विश्व का तटीय क्षेत्र है, जितने भी तटीय क्षेत्र हैं वहां वर्षा अधिक होती है और महाद्वीपों के भीतरी भाग में वर्षा कम होती है। ठीक है, आगे लिखा है, विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है। तो महाद्वीपों के जो है स्थलीय भागों की तुलना में महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है। यह भी सेंटेंस बना के पूछा जाएगा, क्योंकि वहां पानी के स्रोत की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। तो महासागरों के ऊपर वाष्पीकरण ज्यादा अधिक होता है, इसलिए वहां वर्षा हमेशा होती रहती है। आगे लिखा है, विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ तापमान ज्यादा भी होता है और कम भी होता है। अब यही क्वेश्चन आपसे अगर सेंटेंस बना के पूछा जाए तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। आगे लिखा है, तथा पश्चिम की तरफ यह घटती जाती है। तो महाद्वीपों के पूर्वी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है और पश्चिमी क्षेत्र में कम वर्षा होती है। लेकिन लिखा है आगे, लेकिन विषुवत वृत्त से 45 तथा 65 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि पछुआ पवनें पश्चिम से पूरब की ओर जाती हैं, तो महाद्वीपों के पश्चिम में वर्षा ज्यादा होती है पछुआ पवनों के कारण, और पूर्वी क्षेत्र में वर्षा कम होती है तथा यह पूरब की तरफ घटती जाती है। जैसा बता दिया मैंने, जहां भी पहाड़ तट के समानांतर है वहां वर्षा की मात्रा पवनाभिमुख तटीय मैदान में अधिक होती है और यह प्रतिपवन दिशा की तरफ घटती जाती है। मतलब जैसा आपको बहन ने अभी बताया कि जो है पर्वतीय वर्षा के लिए। आगे लिखा है, वार्षिक वर्षण के कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण प्रवृत्ति को निम्नलिखित रूपों में पहचाना जा सकता है। विषुवतीय पट्टी, यहाँ अधिक वर्षा होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय मैदानों के पास पर्वतों के वायु के ढाल पर तथा मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है। अब यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आपको 3 क्षेत्र बताना है। कौन कौन से? विषुवतीय रेखा में, शीतोष्ण प्रदेशों के पश्चिमी ढाल तटीय क्षेत्रों में और मानसूनी वाले क्षेत्रों में जैसे भारत में, जो प्रति वर्ष 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में प्रतिवर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है और महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग तथा शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी और भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो वर्षा विश्व में सबसे अधिक कहाँ होती है, सबसे कम कहाँ होती है? अब जो बातें यहाँ बताई गई है वही चीज आपको यूपीएससी और पीसीएस या बीपीएससी में एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आगे लिखा है, महाद्वीप के भीतरी भाग के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने वाले भाग और ऊंचे अक्षांशों वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जैसे आपका लद्दाख का क्षेत्र में तो पर्वतीय है और ऊंचाई पर है, इसलिए वहां पे वर्षा कम होती है। वर्षा का मौसमी वितरण जो है, इसकी प्रभाविता को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ क्षेत्रों जैसे विषुवतीय पट्टी और ठंडे समशीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा पूरे वर्ष होती रहती है। याद रखना, पूरे पूछा जाएगा पूरे वर्ष विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो समशीतोष्ण प्रदेशों में और विषुवतीय पट्टी में यहाँ वर्षा ज्यादा होती है। यह याद रखना आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मतलब विश्व में बताए गए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं।
पहला क्वेश्चन है, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा होता है। ठीक है, लिखा है कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा होता है। जलवाष्प होता है कि नाइट्रोजन होता है कि ऑक्सीजन होता है या धूलकण होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका जलवाष्प होता है। ठीक है, दूसरा है, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है। तो द्रव से गैस में जो बदलता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है। तो उसे हम कहते हैं संतृप्त हवा कहते हैं। अगला है जो है, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा होता है। तो पश्चाब होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूरा देख सकते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा और आपको सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी इसी तरह से मिलती रहेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे आपके और दोस्त भी आपको इसका लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू।